निम्नलिखित में से कौन से एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के कारण थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द मराठास इन द एंग्लो मराठा वार? हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि मराठा आखिर में हार गए, पर क्यों हार गए? क्या कारण था मराठाओं का हारने का? तो बहुत सारा कारण था। मैंने जब जब पढ़ाया कि यहाँ हार गए, ऐसे हार गए, वैसे हार गए, तो कुछ ना कुछ बताते हुए ही हम लोग चल रहे हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मराठा में इनकम्पिटेंट लीडरशिप थी। ये सही है, ऑफ कोर्स। ध्यान से समझो ना, वो नारायण राव के जो बेटे हुए थे, जो इन्फेंट था, क्या नाम था उनका? सवाई माधवराव। 1.2 इंटू माधवराव। सवाई मतलब 1.25 किलो, ठीक ना? तो 1.25 गुना थे वो माधवराव के। अब वो इनकम्पिटेंट नहीं थे तो और क्या थे? सुसाइड ना उन्होंने किया था, सुसाइड कर लिया था। और 1800 में फडणवीस भी चले गए। देवेंद्र फडणवीस नहीं, नाना फडणवीस। वो तो अभी जिंदा है, अभी तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो पॉइंट क्या है कि इनकम्पिटेंट रूलर बहुत ही ज्यादा थे। जो भी रूलर, जो भी पेशवा बन रहा था ना, उसमें वो ताकत नहीं थी। तो दिस इज ट्रू। अनस्टेबल इकोनॉमिक, हाँ बोलो। कहां से? माधवराव के बाद जितने भी आए, ठीक है, वो इनकॉम्पिटेंट थे। बाजीराव 2 भी इनकॉम्पिटेंट था, क्योंकि उसमें मैंने लिखवाया हुआ है तुम्हें कि रघुनाथ राव का निकम्मा बेटा। और उसके बाद फिर तुमको हम सवाई माधवराव का ये बता दिए, वो इनकॉम्पिटेंट था, सुसाइड कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनकॉम्पिटेंट था, पर उसका वो चलने ही नहीं देते थे नाना फडणवीस। नारायण माधवराव 2 के बारे में छोड़ दो, या माधवराव भट्ट, उनका बहुत सारा नाम है, ठीक है? सवाई माधवराव से हम याद रखते हैं, वो ठीक नाम है। और भी नाम तुम्हें भी याद रखना होगा, पर पॉइंट ये है कि उनको छोड़ो ना, तुम बाजीराव 2 के बारे में बात करो, क्योंकि दोनों एंग्लो मराठा वार जो थे ना, वो उसी के तहत लड़े गए थे, 2nd और 3rd, बाजीराव 2। और उसमें मैंने साफ साफ लिखवाया है कि वो निकम्मा था। हालांकि उसको 3rd एंग्लो मराठा वार में क्या लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैंने मराठाओं का नाम को मिट्टी में मिलाया है, अब मैं चला लड़ने के लिए। पर पता रहता है कि उसके पास तो कुछ रहता ही नहीं है लड़ने के लिए, लड़ेगा कैसे वो? तो इनकम्पिटेंट लीडरशिप था। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में मैंने बताया था कि देखो, इन लोगों का कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, बता रहे थे ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले तुम्हारा बिजनेस होना चाहिए। अब अंग्रेज के पास पैसा इसलिए है क्योंकि यहां से वो व्यापार करके वो जा रहे हैं कहां? यूरोप। यूरोप में अपना सामान बेच रहे हैं। जब वो यूरोप में वो सामान अपना बेच रहे हैं, तब उनको कमाई हो रही है, और उसी कमाई से वो क्या कर रहे हैं? अपना आर्मी को सेटअप करके रख रहे हैं, आर्मी को बिल्ड कर रहे हैं वो। तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी मराठा के पास इसलिए था क्योंकि कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, कुछ नहीं बेच रहे हैं, ना ही कोई इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? लूट रहे हैं। हम लास्ट का बात कर रहे हैं, 2nd एंग्लो मराठा और 3rd एंग्लो मराठा वार में। और जो पिंडारी लोग को रखे हुए भी हैं, उनका भी अब पिंडारी को एम्प्लॉयमेंट पैसा देंगे कहां से? तो बोल रहे हैं कि जाओ, मेरा जो जगह था ना, उसको जाओ तो लूटो। तो ऐसे तुम्हारा इकोनॉमी चलेगा नहीं ना। तो अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, मराठा रॉबर बन गए थे। क्या बन गए थे? रॉबर स्टेट। तो रॉबर इकोनॉमी नहीं ना चलेगा। कुछ कमाओगे तब ना खाओगे, छीन छीन के कब तक खाओगे? सामने वाला के पास भी तो छीनने वाला नहीं ना रहेगा। तो रॉबर स्टेट बन गया था, याद रखना इस पॉइंट को। तो इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप ट्रू है, अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रू है, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनाज। देखो, इंग्लिश के जैसा कूटनीति जो है ना, वो किसी का नहीं था, और ना ही उनके जैसा तुम्हारा जो जासूसी तंत्र है वो भी नहीं था। देखो ध्यान से, एक ही एग्जांपल देंगे तुमको। मैसूर को मारने से पहले मराठा को चुप करा देते थे, और निजाम को भी अपने। मैसूर पूरा कोशिश करता था, मराठा तुम मेरे साथ रहोगे ना, हैदराबाद तुम मेरे साथ रहोगे ना, हम जा रहे हैं कर्नाटक को लूटने के लिए, तुम लोग साथ देना मेरा। हाँ। इधर इंग्लिश क्या किया? बोला मराठा तुम न्यूट्रल रहेगा और तुम तो मेरे साथ रहेगा। 20 साल का एग्रीमेंट, तुम शांत रहोगे। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया। और बीच में बेचारा पिटा रहा है टीपू हैदर। तो रियलिटी ये है कि इनसे अच्छा कूटनीति जो है ना, वो किसी के पास नहीं था। ये जानते हो क्या करते थे? ये सिंपल करते थे, लड़ेंगे ट्रीटी करेंगे, लड़ेंगे ट्रीटी करेंगे। कितना ट्रीटी है, सारा उसी के ऊपर खेल ही चल रहा है इन लोग का। लड़ रहे हैं, ओके, लड़के हराएं या हारे, ट्रीटी करेंगे। ट्रीटी करके लिखवा दिए कि अच्छा 20 साल तक अब कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा होगा मराठाओं के साथ, 20 साल में और ज्यादा गेन करके फिर मारेंगे उसको। तो ये डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं, इसी को कूटनीति कहते हैं। और इसी को भारत बोल रहा है कि कूटनीति ही रास्ता है दुनिया में जितने सारे भी प्रॉब्लम है उसको सुधारने का। ओके,
सो तीनों सही है, डी आंसर है। भारत क्या बोल रहा है अभी, यूक्रेन को क्या बोल रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली आंसर टू योर प्रॉब्लम्स। ठीक ना, लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है। रशिया को भी मुंह के ऊपर बोला, रशिया के सामने, पुतिन के सामने बैठ के मोदी जी बोल रहे हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार मिस्टर पुतिन। पुतिन भी बोल रहा है कि इतना बड़ा कब से हो गया, हमको बता रहा है कि क्या करना है। मोदी इज लाइक बड़ा तो हम हमेशा से हैं। बोल रहे हैं कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है, बुद्ध का भी नहीं है। ये भी बात ये हम बोल रहे हैं, ना बुद्ध का है ना युद्ध का है, जहां जो जरूरत पड़े वहां वो करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो वाज रिलेटेड टू। बताए हैं, मैप भी दिखाए थे पोर्टो नोवो का, बोले थे कि पोर्टो नोवो गिर जाता तो मद्रास गिर जाता, पर पोर्टो नोवो गिरा नहीं, पोर्टो नोवो में हार हुई। मैप भी दिखाए थे ना कि पोर्टो नोवो ठीक मद्रास के ऊपर है। जब हैदर अली कूच कर रहा था किसके तरफ, मद्रास के तरफ, और अंग्रेज की हालत खराब हुई पड़ी थी। अगर हैदर अली नहीं मरता ना, कैंसर हो गया था बेचारे को, नहीं मरता तो अलग ही स्थिति रहती। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार चल रहा है यहाँ पर, और मैसूर का जो हैदर अली है वो क्या कर रहा है, कूच किए जा रहा है, हर जगह हरा रहा है, सिर्फ एक जगह हारा, पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो के पास हारता है वो। सो ये जो कहानी है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का है। ठीक ना, सही है, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोर्टो नोवो की लड़ाई किससे संबंधित थी, वो संबंधित थी द्वितीय एंग्लो मैसूर वार, जिसमें कि पोर्टो नोवो एकमात्र ऐसा जगह था जहां पर हैदर अली हारे थे। बाकी सारे जगह पर हैदर अली की सेना जीत रही थी, और उनके कैंसर होने के बाद टीपू ने सारा कमान संभाला था, और उसके बाद उसने अंग्रेजों से संधि की थी। वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। द बैटल ऑफ वेंडिवास वाज वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल इन द स्ट्रगल अमंग द यूरोपियन पावर इन इंडिया। इट वाज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बैटल ऑफ वेंडिवास किस किस के बीच में हुआ था? क्या वो डच और पोर्तुगीज थे? नहीं। क्या वो फ्रेंच और ब्रिटिश थे? हाँ। पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश? नहीं। डेनिश एंड डच तो हुआ ही नहीं है, उस तरह का कोई लड़ाई नहीं है। तो फ्रेंच और ब्रिटिश वाला जो वेंडिवास है वो कर्नाटक का युद्ध को खत्म करने के लिए है। तीसरा कर्नाटक युद्ध खत्म होता है, क्या टाइम पीरियड है? 60 है ना। फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर फाइटिंग। फ्रेंच और ब्रिटिश फाइट किए इस लड़ाई में, और यहाँ पर फ्रेंच का क्या होता है, हारते हैं फ्रेंच। और यहाँ कौन रहता है, गवर्नर जनरल कौन रहता है तुम्हारा फ्रेंच का? लैली रहता है, डी लैली। और डुप्ले को तो बोल दिया जाता है कि देखो डुप्ले, तुम जब तक वहां रहोगे तब तक तुम क्या कर रहे हो, अति कर रहे हो वहां पर, ठीक ना, तुम वापस आ जाओ। डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। डुप्ले एक बहुत ही तेज व्यक्ति था। ये जो सब्सिडरी अलायंस तुम लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ना, सहायक संधि, वो एक तरह से शुरुआत उसी ने की थी। ट्रीटी में लिखवाना शुरू तो वेलेस्ली ये सब ने किया 1798 के बाद फिर, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट का स्थापना किया था वो डुप्ले ही किया था स्टार्टिंग में। अगर तुम आराम से पढ़ोगे तब पता चलेगा। इसलिए डुप्ले मुझे थोड़ा सा अलग कैरेक्टर लगता है, ऐसा लीडर लगता है जो कि अगर रहता, मतलब वो अस्थिर रहने वाला आदमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करेगा ही। वो ये नहीं है कि मार हो जाएगा तब जाएंगे, नहीं, पहले उसकाएंगे फिर उससे लड़ाई करेंगे। ठीक है, हार जीत बाद में देखा जाएगा। तो दैट वाज द पॉइंट रिलेटेड टू वेंडिवास। तुम लोग कर्नाटक वार पूरा पढ़ोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पढ़ोगे, देखोगे किस तरह से चांद साहेब और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई होता है, किस तरह से चांद साहेब मरता है। उसी में तुम लोगों को हैदराबाद का भी एंगल देख लेना है, असफ जहां का किस तरह से मृत्यु होने के बाद फिर उनके मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा क्या करना, ब्रशअप कर लेना, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना कर्नाटक वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। कब कौन हुआ उसको बताना है। तो शांता जो बहुत ही दुखी लग रही हैं वो बताएंगे कि नादिर शाह कब आया, कब आया बताइए। अरे दुखी क्यों हो, इतना परेशान होने का चीज नहीं है, ठीक है, पढ़ लेगे तो याद हो जाएगा। हाँ, कब आया? 39 में। सब कोई का आंसर यही देगा। बक्सर, तुम लोगों को कुछ आता भी है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अच्छा अब तुम चुप रहो। डेथ ऑफ टीपू 1799, वहीं पर तो तुम्हारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार खत्म हो रहा है। तो अब इसी से क्रम के अनुसार कर लो ना। पहला हो गया नादिर शाह आएगा, किसको पीटेगा?
नादिर शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह आएगा, कहां से आएगा? अफगानिस्तान से आएगा। अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान में सारे लूटते पाटते वो भारत पहुंच जाएगा नादिर शाह, और यहाँ पर देखेगा कि मोहम्मद शाह रंगीला को बोलेगा कि तुमने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली, अब पिटाओ। पूरी तरह से लूटेगा, ले जाएगा खाना पीना लेके। भयंकर लूटा करते थे, छोटा मोटा लूट नहीं रहता था, पीट के लूटते थे, पूरा का पूरा राज्य जो है उसको तबाह कर देते थे, जो मन करता था वो उठा के ले जाते थे। तो नादिर शाह ने आए, लूटे, उसके बाद फिर दुर्रानी को बोले कि अब तुम लूटना। तो 1761 में जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत, वो किसके बीच में हुई थी? मराठा के बीच में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? दुरानी के बीच में हुई थी, वही अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, जिसमें कि मराठाओं का हार हो जाता है। बालाजी बाजी राव के भाई की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनको शोक लग जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी साल माधव राव 16 साल के थे ना उस समय जब बनते हैं। चाचा को बहुत खराब लगता है रघुनाथ राव को, और उसके बाद फिर वही पतन का कारण बनता है मराठा साम्राज्य का। पहले बाप और फिर बेटा बाजीराव टू। तो इस तरह से याद रखोगे तब ना समझ में आएगा, सब तो जुड़ा हुआ है। हर बार एक कहानी को दोहराना पड़ेगा तुम्हें, वही है इतिहास। तो क्या क्रोनोलॉजी होगा बता सकते हो तुम लोग? सी। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं है, तुम लोग बोल रहे हो तो आगे चल रहे हैं।